जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 3 अध्याय 4 जिसका नाम है कानूनों की समझ। क्या है? कानूनों की समझ। तो कानूनों की समझ में सबसे पहली बात यह है कि कुछ कानूनों से हम परिचित होते हैं और कुछ कानूनों से हम परिचित नहीं होते। यानी कुछ कानूनों का ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। और कुछ का नहीं। क्या होता है? कुछ कानूनों का हमें ज्ञान नहीं होता है। जैसे शादी की उम्र क्या है सबको पता है, वोट देने की उम्र क्या है सबको पता है, संपत्ति खरीदने और बेचने के नियम भी आम लोगों को थोड़े बहुत पता है। उसी तरह है जो संसद कैसे बनाई जाती है या संसद की जिम्मेदारी क्या है वो भी कुछ लोगों को पता है और कुछ को नहीं है। इस तरह से कई कानून ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं। यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला होता है। कई बार क्या होता है कुछ कानूनों का है जो उल्लंघन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्लंघन हो जाता है। उसका भी हमें ज्ञान नहीं होता है कि भाई कौन सी चीज है। जैसे गाड़ी ट्रैफिक लाइट का ज्ञान नहीं होना। तो हम कहते हैं कि कुछ कानून ऐसे हैं जिसके कानूनों की लागू करना भारत में आसान है। कुछ कानून भारत में लागू है और कुछ को संभव नहीं। क्या नहीं है? संभव नहीं है। जैसे धर्म के मामले में कठोर नियम अगर लागू कर दें तो भारत जैसे विविधता वाले देशों में ये चीजें लागू नहीं होता है। अब यह भी है कि कुछ कानून शुरू से ही है, कुछ कानून बाद में जोड़े दें। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। और भारतीय कानून क्या है? भारतीय कानून लिंग, जाति और धर्म में भेदभाव नहीं करता है। क्या करता है? भेदभाव नहीं करता है। लेकिन कुछ देशों के कानून है वहां पर, जैसे सऊदी अरब में स्त्री पुरुष के कानूनों में भेद है, पाकिस्तान में धर्म के आधार पर कानूनों में भेद है, कहीं पर जाति के आधार पर कानूनों में भेद है। सभी कानून देश के सभी नागरिकों के समान रूप से लागू होते हैं। और जब बात कानून की आती है, क्या है? जब बात कानून की आती है तो सभी पर समान रूप से क्या है? समान रूप से लागू होते हैं। क्या है? लागू होते हैं। सभी समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या फिर कोई धनवान सेठ हो या फिर यहां तक कि राष्ट्रपति ही भले ही वो क्यों ना हो। और किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। अब देखो कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, सभी के लिए समान है। और दूसरा है कि कानून का उल्लंघन हो, क्या हो? कानून का उल्लंघन क्या हो? कानून का अगर उल्लंघन क्या हो? उल्लंघन हो तो उसके लिए निश्चित क्या है? निश्चित सजा है। क्या है? सजा जो बराबर है सभी के लिए। क्या है? सभी के लिए बराबर है। जैसे एक बंदे ने ट्रैफिक लाइट तोड़ा है तो उसका अगर जुर्माना है तो दूसरे के लिए भी वही चीज लागू है। अब ये बात है कि सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है। अब सजा क्या है? सजा तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं विधिक प्रक्रिया। क्या कहते हैं? प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया। उस प्रक्रिया के द्वारा ही वह सजा दी जा सकती है।
जिसमें किसी व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में भी कई तरह के कानून लागू होते थे। अब हमारे देश में प्राचीन समय में अलग अलग समय में अलग अलग कानून थे। क्या थे? अलग अलग समय में अलग अलग कानून थे, और उन अलग अलग कानूनों को भी है जो सजा निश्चित नहीं थी। क्या नहीं थी? सजा निश्चित नहीं थी। प्राचीन समय में एक ही कानून अलग अलग रूपों में लागू होता था। क्या होता था? लागू होता था। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तौर तरीकों से उस कानून को लागू कर सकते थे। कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। कुछ लोग थे जो राजा महाराजा थे, वो कानून को लागू करने के लिए अपने अपने हिसाब से उसको लागू करते थे। क्या करते थे? अपने अपने हिसाब से लागू करने के लिए। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग है जो सजा दी जाती थी। जाति के आधार पर भी है जो कानून अलग अलग होते थे, जिसमें एक ही व्यक्ति को ने अगर अपराध किया है तो उसी अपराध के लिए उसी जाति के लोगों के लिए भी अलग अलग है जो सजाएं तय करते थे। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज्यादा सजा दी जाती थी और उस जाति को कम। जाति के आधार पर निम्न जाति के लिए अधिक सजा और उच्च जाति के लिए कम सजा। क्या? कम सजा। ऐसे पुराने समय में कानून थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने के भेदभाव का यह चलन खत्म हो गया। और यह चीज कब खत्म हुई? ये कब खत्म हुई? औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक काल में यानी अंग्रेजों के समय। कब? अंग्रेजों के समय में जो है जो समय व्यतीत होता गया, कानूनों की भी परिभाषा बदलती रह गई। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों ने इस बात पर काफी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। अब हमारे देश में कानून का राज, इसकी शुरुआत किसने की? अंग्रेजों ने की। लेकिन कई लोग विवाद है। क्या है? विवाद है। कुछ लोग कहते हैं पहले से था। क्या था? ये पहले से हमारी आदिकाल से भी ये व्यवस्था चली आ रही थी। तो कई कारण है। पहला कारण तो है कि औपनिवेशिक कानून मनमाने पर आधारित थे। क्या थे? औपनिवेशिक काल के कानून मनमाने आधार पर थे। कैसे? अंग्रेजों के लिए अलग, भारतीयों के लिए अलग, राजा महाराजाओं के लिए अलग, सेठ साहूकारों के लिए अलग, और हैं जो गरीब लोगों के लिए या आम लोगों के लिए अलग अलग कानून था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों में विकास के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी, और इन कानूनों में समानता के लिए राष्ट्रवादियों ने, किसने? राष्ट्रवादियों ने है जो भूमिका निर्वाह किया। क्या भूमिका निर्वहन है जो उन्होंने अपने नए चीजों की मांग की। तीसरा है कि 1870 का राष्ट्रद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमाने की मिसाल था। 1817 में राष्ट्रद्रोह का कानून था। यह भेदभाव था। क्या था? भेदभावपूर्ण था। क्या था? भेदभावपूर्ण था। क्या था? भेदभावपूर्ण था। ये अंग्रेजों का एक जो एक्ट था। उसी तरह
इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1857 का कि ब्रिटिश शासन का अगर विरोध करें, क्या करें, विरोध करें या उसकी आलोचना, क्या आलोचना अर्थात उसको पूरा कह भी दें तो उसका भी है जो बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने हस्तक्षेप से इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया और भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्या किया, विरोध किया और संघर्ष शुरू किया। क्या किया, संघर्ष शुरू कर दिया अंग्रेजों की इस मनमानेपन के। इसके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिसकी पालना करना उनकी मजबूरी थी। अब उन्होंने कह दिया कि हमारे लिए कानून का मतलब ये नहीं है कि हम उसका पालन करेंगे, जो सही है उसका पालन करेंगे। वे कानून को इसके अलग ऐसी व्याख्या के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। अब उनका कहना था कि कानून न्याय की विचार धारा पर आधारित हो। क्या हो, आधारित हो, अर्थात कानून में न्याय जैसी चीजें होनी चाहिए। इस तरह से भारतीय लोगों ने कानून का विरोध करना, भेदभाव वाले जो कानून थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ मामले ऐसे भी थे जिसमें कुछ कानूनों की अंग्रेजों से मांग की और उन्होंने स्वीकार भी कर ली थी। 19वीं सदी की आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा और 19वीं सदी में कानून का पेशा यानी व्यवसाय के रूप में यानी धंधे के रूप में भी लोग अपनाने लगे। कानूनी पेशे से लगे लोग भारतीयों की मांग की औपनिवेशिक अदालतें उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। उपनिवेश काल में उन लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसला लेने से पहले ज्यादा भूमिका निभाने लगे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन काल के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम से यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। धीरे धीरे कानून का विकास क्रम शुरू हो गया। क्या हो गया, विकास क्रम शुरू हो गया। किन किन से, राष्ट्रवादियों से, कानूनी पेशेवरों से, ठीक है, जजों से, ठीक है। इस तरह से भारतीय लोगों ने धीरे धीरे उन्हीं कानून को मजबूत है। संविधान की स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। फिर भारतीय संविधान बना। क्या बना, संविधान बना। इस संविधान बना तब संविधान के अनुसार कानून भी बनने लगे धीरे धीरे संविधान के अनुसार। और हर साल हमारे प्रतिनिधि नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों को संशोधन, ये कानून बनने और जो संशोधन का काम संसद करती है। कौन करती है, संसद में नए कानून बनते हैं और पुराने कानून हैं जो संशोधन भी होते हैं या रद्द भी होते हैं। जिनकी जरूरत नहीं है वो रद्द भी होते हैं। इस तरह से आपने कक्षा 6 की पुस्तक में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से हिंदू उत्तराधिकारी कानून बदला गया। तो इस प्रकार प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए नया कानून बना, रोजगार के लिए नए कानून बने। अब हम अगली कक्षा में ये पढ़ेंगे कि कानून कैसे बनते हैं, कानून बनने की प्रक्रिया क्या है। धन्यवाद।